हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 6 की बात आज हम करेंगे। और आज के लेक्चर में कुछ पीएच वाले कैरेक्टर्स बच गए थे जिनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपके लिए निकल के आता है वो कौन सा है भाई? पौधों का मृदा पीएच पर प्रभाव। ठीक है ना, पौधों का मृदा पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखना भाई। पहली बात करें तो अम्लीय मृदाओं में पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? पतली होती हैं और संख्या में भी कैसी होती हैं? कम होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अम्लीय मृदा की। मतलब पीएच के जो मान है वो 0 से 7 के बीच में होंगे, यानी 7 से तो कम ही होंगे। आपके हो सकते हैं पीएच मान 4 और 5 के बीच में आसपास लाई करते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जड़ों के दुर्बल एवं कमजोर हो जाने से पौधों का विकास एवं उत्पादन अच्छा नहीं होता। वही सीधी सीधी बात है, अगर आपकी जड़ें ही कमजोर होंगी, दुर्बल होंगी, संख्या में कम होंगी तो पौधे की जो उपज है वो अच्छे से नहीं होगी। और पौधे की उपज अगर अच्छी तरीके से नहीं होगी तो जो हमें उत्पादन मिलना है, जो उपज होनी है हमारी, उसकी मात्रा भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं में OH- आयन की अधिकता होती है। सीधी सीधी बात है भाई, अगर मिट्टी आपकी क्षारीय है तो OH- आयन की अधिकता होगी। तो क्षारीय मिट्टी में भी क्या होती है? जड़ें दुर्बल होती हैं और संख्या में इनकी क्या होती है? कमी होती है। आगे यही लाइन लिख रखी है कि क्षारीय मृदाओं में OH- आयन की बाहुल्यता होती है, जिसके कारण जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे पौधे के तने, शाखाओं एवं पत्तियों की वृद्धि में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जड़ों का विकास रुक जाएगा तो आपकी जो शाखा है, पत्तियां हैं, जो तने हैं, उन सब में क्या आ जाएगी भाई? कमी आ जाएगी। ठीक है ना, उनकी मोटाई हो सकती है कम हो गए, वो पतले हो सकते हैं, ठीक है ना, कमजोर हो सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी तरीके से क्या आ सकती है? उनमें कमी आ सकती है। ठीक है, आगे क्या बोला है? अतः सामान्य पौधे एवं फसलों के लिए जो उपयुक्त पीएच मान है वो कितना है? 6.5 से लेके 7.5 के बीच होता है। यानी लगभग कैसा हो गया? ये उदासीन हो गया। यानी अगर आपकी मृदा उदासीन है आपकी, यानी उसका पीएच जो मान है वो लगभग कहाँ है? 6.5 से लेके 7.5 के बीच है, तो वहां पर आपकी जड़ों का विकास अच्छे से होगा, तो पौधे की वृद्धि अच्छे से होगी और आपको जो उपज प्राप्त होनी है उसकी मात्रा भी कैसी होगी? अधिक होगी। बात आ गई समझ में यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। सॉरी, अगले पैराग्राफ में देखो, अगले पैराग्राफ में क्या बोल रखा है भाई? मृदा अभिक्रिया से पादप पोषक तत्वों की प्राप्ति, पादप पोषक तत्वों की प्राप्ति प्रभावित होने के कारण पादप वृद्धि भी प्रभावित होती है। भाई इससे पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि भिन्न भिन्न पीएच मान पर जो पोषक तत्वों की जो घुलनशीलता है, या मैं कहूं पोषक तत्वों की जो प्राप्ति है, उनकी मात्रा भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। जैसे आपने पढ़ा था आयरन हो गया, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये तो जब आपकी पीएच मान कम होते हैं, यानी जब अम्लीयता होती है तब इनकी प्राप्ति अधिक होती है। तो कहने का मतलब अलग अलग पोषक तत्व के लिए पीएच मान अलग अलग होते हैं जिस पर वो उपलब्ध होता है। तो अगर पीएच के मान गड़बड़ा जाएंगे तो पोषक तत्वों की प्राप्ति भी कैसी हो जाएगी? कम। तो पोषक तत्वों की प्राप्ति कम हो गई तो पौधे की वृद्धि भी कैसी हो जाएगी? कम। तो उत्पादन की मात्रा में भी क्या हो जाएगी भाई? कमी हो जाएगी। बात समझ गए आप? यही बात ये बोल रहा है। आगे क्या बोला है? अत्यधिक कम या अधिक पीएच मान पर मृदा की भौतिक दशाएं भी खराब हो जाती हैं। भौतिक दशाएं का मतलब बाहर से मिट्टी देखने में जो एक मिट्टी की संरचना होती है ना, बढ़िया दानेदार, मृदावातन बढ़िया हो उसके अंदर, ठीक है, जल धारण क्षमता उसके अंदर बहुत बढ़िया हो, तो इन सब गुणों में क्या आ जाती है भाई? कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है। ठीक है, आगे क्या बोला है? पादप वृद्धि को प्रभावित करती है, क्योंकि जो मिट्टी की भौतिक दशाएं हैं वो भी खराब हो जाएंगी, तो वो भी क्या करती है भाई? पादप की वृद्धि को प्रभावित करती है। एक तो आपकी मिट्टी बिल्कुल रेतीली हो जाए तो आपको पता है मृदा अपरदन की घटना उसमें कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो मृदा की भौतिक दशा से भी पादप की जो वृद्धि है, या मैं कहूं जो उत्पादन की क्षमता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? कुछ फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान तालिका में दिए गए हैं। अब देखो, इस पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं ना आपसे, इस पॉइंट की बात करूं, तो चाहे आप 2019 का पेपर उठा के देख लो बोर्ड का, चाहे आप 2020 का पेपर उठा के देख लो, 2019 2020 दोनों में इस सारणी से आपको क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन देख लो आप, इस तरीके से आपको ये 2020 में पूछा था गेहूं वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कब पूछा था? 2020 में, कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितने होते हैं? 1 नंबर में पूछा था। कहां से कहां तक है? 6.0 से लेके 7.5 तक। ठीक है, 6.0 से 7.5 तक। और 2019 की बात करूं तो 2019 में बरसीम वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बरसीम फसल के हेतु या बरसीम के लिए
उपयुक्त जो पीएच मान है वो कितने होने चाहिए। तो बरसीम के लिए देखा है तो उपयुक्त पीएच मान कितने हैं, 6 से लेके 8। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड में तो पूछा ही है, आगे भी आपसे पूछ लेंगे। जौ में बताओ भाई उपयुक्त पीएच मान कितना है, मक्का में बताओ, धान में बताओ उपयुक्त पीएच मान इसके लिए कितना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल सकते हैं। आपकी प्रतियोगी की परीक्षाओं में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जेट के पेपर में भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जितनी भी टेबल है ना इस चैप्टर की, उन टेबलों को तो बिल्कुल माइंड में आप कैसे भी उनकी ट्रिक बिठा के कैसे भी आपको वो याद रखनी है। डेटा आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से वो क्या है भाई, डेटा है, जो पीएच मान है वो है, याद रखना है हर एक के लिए। कोई भी माइंड में ट्रिक बिठाओ लेकिन याद रखनी है। चलो कुछ अपन देखते हैं किस तरीके से अपन याद करेंगे। देखो अब इसके क्रम अगर आप देखोगे तो इसके क्रम उल्टे सीधे लिख रखे हैं कि इसमें तो 6 है, फिर नीचे 5 है, फिर दोबारा 6 आ गया। तो आप क्या कर लो, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो, यानी पहले सबसे पीएच मान कम हो उसको लिखोगे, फिर जिसके पीएच मान सबसे ज्यादा है उसको लिखोगे, या इस तरीके से भी कर सकते हो, जिनके पीएच मान सेम है उनको एक जोड़े में याद रख लो। जैसे अगर मैं देखूं तो गेहूं के जो पीएच मान है वो कितने हैं, 6.0 से 7.5। इसके अलावा मैं अगर जौ के देखूं तो जौ के भी कितने हैं, 6.0 से 7.5। और अगर मैं मक्का का देखूं तो मक्का का भी देख लो, मक्का का भी कितना है, 6.0 से 7.5। और अगर नीचे जाऊं तो एक और बार चेक कर लेता हूं, कुछ और बच्चे हैं, अब कोई नहीं है। ठीक है ना, 6.0 से, यानी 6.0 से 7.5 अगर पीएच की मैं बात करूं तो गेहूं आ रहा है, उसके अंदर जौ आ रहा है और मक्का आ रहा है। और गेहूं, जौ, मक्का तीनों के लिए जो उपयुक्त पीएच के मान है वो कितने हैं, 6.0 से 7.5। तो इस तरीके से जोड़े बना के याद रख लोगे तो 3 फसलें ऐसी हैं जिनके लिए 6.0 से 7.5 है, गेहूं, जौ और मक्का। समझ गए। इसके बाद आप देख लो 5.0 से 8.0, 5.0 से 8.0, एक तो आपको ये मिल गया। इसके अलावा कोई और है क्या, नीचे टेबल में चले जाओ, 5.0 से 8.0 नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं जई की बात करूं तो जई एक ऐसा ही अकेला एक फसल है, ऐसी एक अकेली फसल है जिसके लिए जो उपयुक्त पीएच मान है वो 5.0 से कितने हैं, 8.0। समझ गए बात को। इसके अलावा अगर हम बरसीम की बात करें तो बरसीम के लिए कितने हैं, 6.0 से 8.0। और फसल देख लेते हैं भाई, और भी कोई फसल है क्या जिसके लिए ये है। तो देखो बरसीम हो गया, गन्ने के लिए भी कितने हैं, 6 से 8, यानी 2 फसलें ऐसी हैं, एक तो आपका बरसीम हो गया और एक आपका गन्ना हो गया, जिनके लिए उपयुक्त मान कितना है, 6 से लेके 8, 6.0 से 8.0। ठीक है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं, आगे देखो भाई, ये हो गया आपका बरसीम। मक्का तो हमने पहले ले ही लिया। अब आ गया आपका धान। धान के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना है, 4.5 से लेके 8.5 तक। ठीक है, और चेक कर लो क्या कोई धान से मेल खा रहा है क्या, 4 नहीं, ठीक है कोई नहीं है। यानी धान एक ऐसा अकेली फसल है जिसके लिए उपयुक्त पीएच मान है वो कितने हैं, 4.5 से 8.5। ठीक है, मूंगफली के लिए कितने हैं, 5.5 से 6.5। मूंगफली के लिए 5.5 से 6.5। तो इनको घटते से बढ़ते में कर लेना कि 4.5 पहले है, उसके बाद कौन है, 5.5। तो इस तरीके से फसलों का क्रम बिठाकर आपको ये याद करनी है। ठीक है भाई, मूंगफली के लिए हो गया 5.5 से 6.5, तो मूंगफली भी अकेली है, इसका भी पीएच किसी और से मैच नहीं कर रहा। आगे आपका मटर और चना मसूर, दोनों के लिए सेम है। अच्छा, इसके लिए कपास के लिए भी सेम है भाई। ठीक है, देख लो 3 फसलें आ गई, मटर, चना मसूर और कौन सा, और आ गई आपकी कपास। ठीक है, तीनों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना है, 5.5 से लेके 7.0 तक। ठीक है, अब इसके अलावा देखो 2 फसलें आपकी बची हैं, कौन कौन सी, आलू और चाय। और आलू और चाय के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना है, 4 से लेके 6, 4.0 से लेके 6.0। तो ऐसे याद रख सकते हो भाई, सुबह उठे, सुबह उठते ही क्या चाहिए, चाय चाहिए। सुबह आप कितने बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, चाय कितने बजे मिल गई आपको, 6 बजे मिल गई। और चाय के साथ साथ आपको खाने के लिए आलू की चिप्स मिल गई भाई, बढ़िया। तो इस तरीके से याद कर लिया माइंड में कि सुबह उठा मैं 4 बजे, चाय मुझे मिली 6 बजे, चाय के साथ मुझे आलू की चिप्स भी मिली है खाने के लिए। तो 4 से 6 जो पीएच मान है वो किसका हो गया, आलू और चाय का। तो इस तरीके से माइंड में कोई भी आपको क्या है, बढ़िया सी ट्रिक बिठानी है। आप मन से भी बिठा सकते हो, नहीं आता मुझे बताओगे, मैं बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो 4 से 6 जो पीएच मान है वो किसके लिए हो गए, आलू और चाय के लिए। समझ गए बात को। तो यहां पर ये पूरा जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पिछले 2 सालों से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन, इस सारणी से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड। हो सकता है इस बार भी आपको क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अगले की बात करते हैं भाई। अगला है पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव, और मेरी तरफ से आप ये इंपोर्टेंट ले लो भाई, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपका जेट आईसीआर का एग्जाम। ठीक है, देखना यहां पर आपको पादपों में होने वाले कई रोगों के बारे में बताया गया है, जो पीएच मान परिवर्तित होने पर वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखना पहला रोग है फिंगर और टो। पहला कौन सा है, फिंगर और टो।
ये फिंगर और टो रोग कौन से होता है भाई? क्रूसीफेरी कुल के, यानी सरसों वगैरह क्रूसीफेरी कुल के पादपों में अत्यधिक प्रभावित करता है ये रोग, और अम्लीय मृदाओं में अत्यधिक होता है। यानी अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो क्रूसीफेरी कुल के पौधों में कौन सा रोग होगा? फिंगर और टो रोग। फिंगर का मतलब अंगुली जैसी, टो का मतलब अंगूठे जैसी, ठीक है ना, आकृति हो जाती है। अतः क्रूसीफेरी परिवार के पौधों में अम्लीय मृदा में नहीं उगाना चाहिए। अतः जो क्रूसीफेरी परिवार के जो कुल के पौधे हैं उनको अम्लीय मृदा में नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि अम्लीय मृदा में कौन सा रोग हो जाता है भाई? फिंगर और एवं टो रोग। किसमें होता है? किसमें होता है भाई? क्रूसीफेरी कुल के पादपों में, ठीक है। दूसरा जो रोग है, दूसरा देखो, दूसरा जो रोग है वो कौन सा है? पोटैटो स्कैब। कौन सा है दूसरा रोग? पोटैटो स्कैब। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रहा पोटैटो स्कैब, ठीक है। पोटैटो स्कैब रोग क्या है? आलू का चर्म रोग। पोटैटो मतलब आलू, तो आलू के चर्म रोग की बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये कैसी मृदा में होता है भाई? क्षारीय मृदाओं में बहुत अधिक फैलता है, लेकिन अम्लीय मृदा में गायब हो जाता है। यानी अगर आलू को उगाना है तो बढ़िया, आप थोड़ी सी आपकी अगर अम्लीय मृदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षारीय मृदा में पोटैटो स्कैब रोग होता है, लेकिन अम्लीय मृदा में ये रोग नहीं होता, ठीक है। आगे बात करें तो ग्रे फ्लैक रोग, अगला कौन सा है भाई? ग्रे फ्लैक रोग। तीसरे नंबर का रोग है आपका ग्रे फ्लैक रोग। ये किसमें होता है भाई? भूरा धब्बा होता है इसमें, भूरा धब्बा रोग भी इसको कहते हैं, जो जई में होता है। किसमें होता है भाई? जई में होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए, ग्रे फ्लैक रोग किस पादप में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा जई में, ठीक है। क्या है इसका दूसरा नाम? भूरा धब्बा रोग, ठीक है। किसकी जई में होता है और किस आयन की कमी के कारण? मैग्नीज की कमी के कारण, यानी Mn की कमी के कारण जई में कौन सा रोग होता है? ग्रे फ्लेक रोग, भूरा धब्बा रोग, ठीक है। समझ गए बात को। अगले की बात करते हैं नंबर चौथे रोग की, और नंबर चौथा जो रोग है वो कौन सा है भाई? गेहूं में टेक ऑल, ठीक है। और अगर यह रोग उदासीन मृदा में बहुत अधिक फैलता है, यानी अगर हम इसके पहले वाले रोग की बात करें, कौन से? ग्रे फ्लेक रोग की, तो ग्रे फ्लेक जो रोग है वो उदासीन मृदा में आपका बहुत ज्यादा फैलता है। समझ गए बात को। अगली बात करते हैं भाई, अगला कौन सा है आपका? नेक्स्ट देखना, अगले की बात करूं तो गेहूं में टेक ऑल रोग, ठीक है। टेक ऑल किस में पाया जाएगा? गेहूं में पाया जाएगा। क्या है ये रोग? देखो, कवक द्वारा तो ये रोग होता है। गेहूं में टेक ऑल रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, ठीक है। और हल्की क्षारीय मृदाओं में अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा बहुत तीव्रता से फैलता है। यानी अगर आपकी मिट्टी हल्की सी क्षारीय है तो वहां पर गेहूं में टेक ऑल रोग बहुत तेजी से आपका फैलेगा, ठीक है। उपयुक्त सभी बीमारियां केवल मृदा में पीएच परिवर्तन करके दूर की जा सकती हैं। तो जो अम्लीय मृदा में रोग हो रहा है उसको हम थोड़ा सा उदासीन बना दें, या जो क्षारीय मृदा में रोग हो रहा है उसको थोड़ा सा अम्लीय या थोड़ा सा उसको उदासीन बना दें, तो वो रोग कैसे हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। यानी अगर हम पीएच के मान में परिवर्तन कर दें तो पौधे में पाए जाने वाले इन सभी रोगों पर नियंत्रण हमारा हो सकता है, ठीक है। तो देखो पीएच कितना इंपॉर्टेंट हो गया भाई, पीएच में परिवर्तन किया और रोगों से हमको निजात मिल गई। समझ गए बात को। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। भाई पीएच क्या करता है? मृदा की जो संरचना है, जो मृदा की जो बनावट है, उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है। देखो, अम्लीय मृदा आपकी कब हो रही थी? अम्लीय मृदा आपकी तब हो रही थी जब आपका बरसात ज्यादा थी तो क्षार घुल घुल के कहां पहुंच गए? नीचे, और ऊपरी मृदा आपकी कैसी हो जा रही थी? अम्लीय हो जा रही थी। तो जब आपका पानी अच्छे से पहुंच जाता है तो मिट्टी के रंध्र खत्म हो जाते हैं भाई, रंध्रावकाश में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जब रंध्र कम हो जाएंगे तो मृदा का जो वातन है, मृदा के अंदर जो वायु की मात्रा होनी चाहिए उसमें भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो अगली लाइन को देखना, क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ? सीधी सीधी यही बात बोली है इसने कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए, एक सेकंड थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। देखो, पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा का वातन दानेदार एवं कार्बनिक पदार्थ का युक्त होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अगर आपके पौधे की बढ़िया से आपको उपज चाहिए, बढ़िया से उसकी वृद्धि चाहिए, तो मिट्टी के अंदर वायु की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यानी मृदा का वातन अच्छा होना चाहिए, मृदा की संरचना अच्छी होनी चाहिए, और क्या बोल रखा है कि उसमें ह्यूमस वगैरह कार्बनिक पदार्थ भी आपका अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अम्लीय मृदा में रंध्रावकाश कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अभी बता चुका हूं, ठीक है आपको। क्योंकि पानी पड़ेगा तो पानी की मात्रा अधिक होने पर क्षार घुल के नीचे पहुंच जाएंगे, और ऊपरी मृदा में रंध्र की मात्रा कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रंध्र की मात्रा कम हो जाएगी तो मृदा का वातन भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। और केंचुए, कीड़े मकोड़े आदि जो आपके छोटे छोटे हैं, जो क्या करते हैं भाई? मिट्टी को खा खा के कुल मिला के मृदा की संरचना में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। वर्मी कल्चर खाद बनती है केंचुओं से, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? इनका जीवन यापन हो नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर वायु की मात्रा नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म जीवन की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। समझ गए ना आप बात को, जिससे पौधे की वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है इसने? सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवन असंभव हो जाता है। क्षारीय मृदा में बहुत महीन कण पाए जाते हैं। अब इसके उल्टा अगर हम क्षारीय मृदा की बात करें
तो वहां पर जो कण मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। तो होता क्या है कि ऊपर तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जैसे हम गहराई में जाएंगे तो वहां पर मिट्टी कैसी होने लगती है, बहुत कड़क होने लगती है, बहुत कड़ी हो जाती है। यानी पृष्ठ मृदा में अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो मिट्टी आपकी बहुत ठोस हो जाती है, बहुत कड़ी हो जाती है। तो ऐसी मृदा में भी क्या है भाई, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता नहीं होती। उनको तो कैसी बढ़िया फुलफुली दानेदार संरचना, हल्की फुल्की क्या चाहिए, मृदा चाहिए। तभी तो केंचुआ आपका आराम से क्या करेगा भाई, मिट्टी के अंदर उसको खा के, मिट्टी वगैरह को खा के क्या है, उसको उपजाऊ बना सकता है। अगर बहुत कड़क होगी वो तो केंचुआ उसमें एंटर ही नहीं कर पाएगा। समझ गए ना आप बात को, मेरी कहने का मतलब। तो कहने का मतलब यहां पर अगर आपकी बहुत ज्यादा क्षारीय मृदा है तो भी जो मृदा की संरचना है वो पौधे की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। समझ गए। आगे देखो, आगे क्या बोला है, नीचे की मृदा ठोस बन जाती है, कभी कभी बी संस्तर में कड़ी परत बन जाती है। ठीक है, बी संस्तर जो आपको पता है, जो हमने मृदा परिच्छेदिका पढ़ी थी, ऊपर ए, उसके नीचे कौन सी आती है, बी आती है। तो बी जो संस्तर है वो भी कैसी बन जाती है, बहुत कड़क बन जाती है। ठीक है, पृष्ठ मृदा संरचना रहित हो जाती है, यानी जो उसकी एक बढ़िया संरचना थी जो ऊपरी मृदा की, वो खराब हो जाती है क्योंकि मृदा के कण बहुत ही बारीक हैं। तो मृदा अपर्दन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी अगर आपका पानी आएगा तो पानी आपकी मिट्टी को काट के क्या है, बहा के ले जाएगा। ठीक है, और आपकी पौधे की वृद्धि तो रुक ही जाएगी। समझ गए बात को। तो जिससे अपर्दन होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो कैसा पीएच मान हो, उदासीन पीएच हो आपका, तो पौधे की जो मिट्टी की संरचना है वो बढ़िया से आपकी मेंटेन रहेगी। तो देखो यही बात बोली है इसने कि पीएच 7 पर मृदा के भौतिक गुण सर्वाधिक अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। अगर आपको मृदा के भौतिक गुण चाहिए तो पीएच मान कितना होना चाहिए आपका, 7 होना चाहिए। समझ गए, यानी उदासीन आपकी मृदा होनी चाहिए। अगला लास्ट पॉइंट है इसका, एक सेकेंड देखना, अगला लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कौन सा है भाई आपका, पीएच का घासों पर प्रभाव। अगला है पीएच का घासों पर प्रभाव। पीएच का घास पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो देखो जो आपकी पीएच है ना भाई, अगर आपकी जो घास है तो वो अम्लीय मृदा के प्रति प्रतिकूल रहती है, यानी अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो भी आपकी घास की वृद्धि तो बढ़िया से होगी। ठीक है, पहली लाइन में यही बात बोली है इन्होंने। देखो अधिकांश घासें अम्ल के प्रति कुछ अंश तक प्रतिरोधी होती। प्रतिरोधी का मतलब क्या है, थोड़ी बहुत अम्लता होगी तो प्रभाव नहीं पड़ रहा भाई, उसमें भी अम्लीय मृदा में भी अपना सर्वाइव कर सकती है, बढ़िया से उग सकती है। तो देखो अगर अम्लीय मृदा होगी तो आपको पता है जो सामान्य जो आपकी फसलें उनकी वृद्धि तो अच्छे से नहीं होगी, लेकिन घास की वृद्धि बहुत अधिक हो जाएगी। तो हमारे लिए खरपतवार बढ़ जाएगा, और खरपतवार बढ़ जाएगा तो आपको पता है सीधी फसल की उपज पर क्या डालेगा, प्रतिकूल प्रभाव। फसल की उपज आपके लिए कम होगी, पौधों की वृद्धि आपके लिए कम हो जाएगी। समझ गए बात को। यही सारी बात इस पैराग्राफ में लिख रखी है। देखो एक एक लाइन करके मैं आपको बताता चलता हूं। देखो प्रतिरोधी होती हैं जिससे अम्लीय मृदा में वे पौधों, वनस्पतियों एवं फसलों को अधिक हानि पहुंचाती हैं, क्योंकि उनकी वृद्धि अम्लीय दशा में बहुत अधिक होती है। यही बात बोली है कि इनकी वृद्धि जो अम्लीय दशा में उसमें भी बहुत अधिक होती है। भाई अगर मिट्टी अम्लीय है तो घास तो उसके लिए प्रतिरोधी है, घास पर अम्लता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो घास की तो उपज बढ़िया से हो रही है, लेकिन हमारे पौधे की उपज कैसी हो गई, कम हो गई। ठीक है, क्योंकि खरपतवार हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहां पर आपने पीएच के लगभग 5 बिंदु आपने पढ़े कि पीएच किस किस तरीके से प्रभावित करेगा, चाहे पोषक तत्व हो, चाहे रोग हो, चाहे आपके घास की उपज, जो घास जो बढ़ रहा है उस तरीके से किसी भी मैटर में अगर हम बात करें पौधे के रेस्पेक्ट में, तो पौधे की वृद्धि, उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति इत्यादि गुणधर्मों पर, मृदा की संरचना पर, सभी गुणधर्मों पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, मृदा पीएच का प्रभाव पड़ रहा है। तो पीएच एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आपको कोई फसल उगानी है तो उसके लिए आपको पहले पीएच मान देखना चाहिए कि इस फसल के लिए कितना पीएच मान उपयुक्त है, उसी प्रकार की मृदा में आपको उस फसल को उगाना चाहिए। समझ गए भैया आज के टॉपिक को, सारी बातें समझ में आ गई। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।